joined from BCA course. Alright, so today's class, as जैसा कि मैंने बताया था आपको, प्रोनाउन और नाउन का सेक्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के हमने प्रैक्टिस कर लिया मीडियोकर वाला, जो मीडियम लेवल का, मॉडरेट लेवल का डिफिकल्टी होता है जिसमें, वो वाला डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी पैसेज के अलावा उसके बाद मैंने बोला था कि आपको कम्युनिकेशन की कुछ एक्टिविटीज करवाएंगे, लेकिन एक्टिविटीज कराने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए। देयर आर सम बेसिक थिंग्स that you have to have knowledge before you start anything that you are going to perform as a communication activity. कम्युनिकेशन का कुछ थ्योरी पार्ट है जो कि हम यहाँ पर कवर मैं करना चाहती हूँ बिफोर वी मूव ऑन टू एनी अदर थिंग, ठीक है। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैं यहाँ बताऊंगी वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमें पता रहना चाहिए बिफोर वी कैन, yes, before we can go ahead and study or do any activity related to your presentation, ठीक है, या कम्युनिकेशन। तो पहली ये चीज है कि कम्युनिकेशन आखिर है क्या, ठीक है। हमारा कम्युनिकेशन जो है वो है क्या, ये हमें जानना है। सो दैट मीन्स वी हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, यू कैन से कम्युनिकेशन इज अ process of conveying your message. Conveying मतलब, convey करने का मतलब क्या होता है कि जब आप यहाँ पर अपनी बात किसी और को बता रहे हैं, convey करने का मतलब होता है लेके जाने वाला, ठीक है। तो conveying your thoughts or your messages, your thoughts और messages दोनों हो सकता है, to anyone or someone, किसी से आप यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने जो मैसेजेस हैं, वो थॉट्स हैं, उनको आप किसी से कन्वे कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग योर थॉट्स और मैसेजेस टू एनीवन, ठीक है। या फिर अगर हमने इस टेक्निकल टर्म्स में कहें, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हम टेक्निकल टर्म्स में जा रहे हैं तो टेक्निकल टर्म्स में हमारा जो डेफिनेशन हो जाएगा, दैट विल बी communication is a process when a sender sends a message to the receiver, यानी कि रिसीवर को जब कोई मैसेज जो है, ठीक है, सेंडर सेंड करता है एंड द रिसीवर अंडरस्टैंड इट। सो जो रिसीवर है वो उस चीज को समझता भी है, ठीक है। सिर्फ सेंड कर देना नहीं है, उस चीज को उसे समझना भी है, ठीक है। रिसीवर अंडरस्टैंड्स इट ये प्रोसीजर को भी हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जब एक सेंडर जो है, जब वो मैसेज को रिसीवर को भेजता है और रिसीवर उसे समझ लेता है और समझ के अप्रोप्रिएट फीडबैक देता है, ठीक है, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस या फिर कम्युनिकेशन। सो इफ यू वांट यू कैन गो अहेड विद बोथ ऑफ द डेफिनेशंस, ठीक है। दोनों ही डेफिनेशन सही है, आप दोनों में से किसी भी डेफिनेशन के साथ जा सकते हैं। जो बेसिक डेफिनेशन है, दैट इज योर communication is a process where you can convey your thoughts or messages to anyone or to your receiver, ठीक है। तो ये आपका कम्युनिकेशन का डेफिनेशन हो गया, यानी कि कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है जब आप अपनी बात जो आप कहना चाह रहे हो वो रिसीवर तक पहुंचा देते हो, तब आप यहाँ पर, और उसे समझ में आ जाए, ठीक है। सिर्फ पहुंचाना ही नहीं है, रिसीवर को समझ में भी आना चाहिए और वो प्रॉपर फीडबैक दे दे, इस चीज को हम कहते हैं कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है।
Now, through a diagram, I am going to go ahead and explain you the communication process. जो communication process कहाँ से start होता है, कहाँ पे end होता है, ये पूरा जो process होता है, ये एक cyclic process होता है. Communication is a cyclic process. You can write it here. Communication जो है, वो एक cyclic process है. Communication is a cyclic process. यानी कि साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या, कि जहां से वो शुरू हो रहा है वहीं पे जाके वो एंड हो जाएगा. ठीक है, वहीं पे जाके वो एंड हो जाएगा. तो इफ वी गो अहेड एंड लेट मी जस्ट मार्क इट हियर. ठीक है, एक पॉइंट आपका ये हो गया डेफिनेशन, एक डेफिनेशन ये हो गया, और ये आपका एक थर्ड पॉइंट, दैट इज कम्युनिकेशन इज अ साइक्लिक प्रोसेस. ठीक है. नाउ फर्स्ट थिंग, कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहले चीज क्या चाहिए होती है हमें? सेंडर. ठीक है, एक सेंडर चाहिए जिसके पास एक इंफॉर्मेशन हो जो वो सेंड करना चाहता है. जैसे मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है और मुझे यहाँ काम दिया गया है कि वो इंफॉर्मेशन मैं आपको पास ऑन करूँ. सो आई एम द सेंडर हियर. ठीक है, तो सेंडर के पास नॉलेज होना चाहिए, सेंडर के पास एक आइडिया होना चाहिए जो वो आगे फॉरवर्ड कर सके कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए. तो हमारा जो पहला सेंडर का जो यहाँ पर पहला स्टेप होगा, दैट विल बी सेंडर गेट्स एन आइडिया. ठीक है, सेंडर के पास एक आइडिया है जिसको वो मैसेज के फॉर्म में भेजना चाहता है. वो आपको बताना चाहता है कि यहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं, क्या भी नॉलेज है उसके पास, कुछ भी नॉलेज है वो आपको बताना चाहता है बस. ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. व्हेन द सेंडर शुड हैव समथिंग टू से, उसके पास कुछ होना चाहिए जो वो बात बोलना चाहता है, तभी तो वो सेंडर रिसीवर के पास पहुंचाएगा उस बात को. तो उसके पास यहाँ पर एक मैसेज है, उसके पास एक आइडिया है. अब इस मैसेज को जस्ट बिकॉज मेरे पास एक आइडिया है डजंट मीन कि मैं सबको बता सकती हूँ, राइट. तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर उस आइडिया को इनकोड करना है, यानी कि उस आइडिया को ऐसे फॉर्मेट में डालना है जो फॉर्मेट में मेरा जो रिसीवर है वो उसे अच्छे से समझ पाए. ठीक है, वो उसे बहुत अच्छे से समझ पाए. ये मेरा नोशन है, ये मेरा मोटिव है. तो मुझे इनकोड करना है. मान लीजिए कि यहाँ पर जो मैं चीजें समझाती हूँ आपको, जो एक्सप्लेन करती हूँ, वो अगर मैं फ्रेंच में करूँ या स्पेनिश में करूँ, ठीक है, या फिर उर्दू में करूँ, तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं, सारे लोग तो यहाँ नहीं समझ पाएंगे. हो सकता है अगर किसी ने उर्दू पढ़ी हो तो उसे समझ में आ जाए, हो सकता है किसी ने फ्रेंच पढ़ी हो तो उसे समझ में आ जाए, बट मोस्ट ऑफ द रिसीवर, मोस्ट ऑफ माई रिसीवर वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो मेरे लिए एज अ सेंडर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे इस तरह मैसेज को इनकोड करना है, यानी कि एक ऐसा लैंग्वेज चूज करना है या ऐसा मीडियम चूज करना है जिसके थ्रू मैं अपना मैसेज जो है वो रिसीवर को सेंड कर दूं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर अपना कैमरा ऑफ कर दूं और इशारों से आपको कुछ समझाने की कोशिश करूं, तो क्या ये आपके लिए पॉसिबल होगा समझ पाना? यस और नो में जवाब दीजिए जल्दी. विल इट बी नो पॉसिबल? मैम. नहीं नो मैम. पॉसिबल, राइट. तो ये चीज पॉसिबल, हमें ऐसा मीडियम खोजना है जिससे मेरा जो सेंडर है, सॉरी मेरा जो रिसीवर है, उसके पास इंफॉर्मेशन अच्छे से चली जाए और वो समझ भी पाए. तो मुझे पता है कि कौन सा मीडियम मुझे सिलेक्ट करना है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंडर की कि मुझे ऐसा मीडियम सिलेक्ट करना है जिसको समझने में रिसीवर को परेशानी ना हो. तो इस प्रोसीजर को कहते हैं इनकोडिंग या फिर इनकोड करना. ठीक है, मैसेज को इनकोड करना. जस्ट गिव मी, यहाँ पर आपको ये इनकोडिंग लिख देती हूँ. इनकोडिंग द मैसेज, इनकोडिंग द मैसेज. ठीक है, ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया. नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब मैसेज मैंने इनकोड कर लिया. ठीक है, मुझे पता चल गया कि यहाँ पर मेरे जो रिसीवर हैं वो या तो इंग्लिश में समझ लेंगे या फिर हिंदी में समझ लेंगे. तो मेरे पास दोनों मीडियम है, मैं दोनों मीडियम का यूज कर सकती हूँ या फिर किसी एक मीडियम का यूज करके आप तक मैसेज पहुंचा सकती हूँ. तो मेरे पास मुझे मीडियम मिल गया और मैंने उस मैसेज को इनकोड भी कर दिया. उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मुझे सेंड करना है.
तो सेंड करने के लिए मुझे क्या चीजें चाहिए होंगी? सेंड करने के लिए मुझे चाहिए होगा चैनल, ठीक है, सेंड करने के लिए मुझे चाहिए होगा चैनल। तो बेसिक यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? मुझे एक ऐसा चैनल चाहिए जिसके थ्रू मैं अपने सारे रिसीवर को मैसेज भेज सकूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर मैं BSCIT की क्लास ले रही हूँ, ठीक है, और मुझे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भेजनी है जो कॉलेज के हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या मैं आपकी क्लास में ये इंफॉर्मेशन भेज के सेटिस्फाइड हो जाऊंगी कि सबके पास इंफॉर्मेशन चली गई? नो मैम। सिचुएशन समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा है सिचुएशन में? सी नो। आप, हाँ, कोई डाउट नहीं है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन यही है कि मेरे पास यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है जो मुझे कॉलेज के हर एक बच्चे को पहुंचानी है। तो जब मुझे पता है कि मुझे हर एक बच्चे को पहुंचाना है, तो मैं सिर्फ एक क्लास में बोलकर सेटिस्फाई नहीं हो सकती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि कोई चेन रिएक्शन करने मैंने बोल दिया है कि आप लोग जाके बोल दो बाकी स्टूडेंट को, ऐसा भी नहीं किया मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी। तो जाहिर सी बात है कि जिन BSCI की स्टूडेंट्स के पास इंफॉर्मेशन है वही सिर्फ फीडबैक देंगे मुझे, बाकी के पास तो इंफॉर्मेशन गया ही नहीं। तो इसीलिए मुझे कुछ ऐसा चैनल यूज करना होगा जिसके थ्रू मैं हर एक स्टूडेंट्स तक रीच कर पाऊं, ठीक है, चाहे वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं चाहे नहीं अटेंड कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट जो यहाँ पर एनरोल्ड है मेरे कॉलेज में उस तक मुझे ये बात पहुंचानी है। तो इस चैनल को मुझे इस तरह यूज करना होगा। जो चैनल मैं लूंगी, मुझे ऐसा चैनल सिलेक्ट करना होगा जो कि मेरे लिए यहाँ पर एक मीडियम क्रिएट करे, एक जरिया क्रिएट करे जिसके थ्रू मैं यहाँ पर मैसेज सेंड करूंगी, ठीक है, थ्रू विच द मैसेज विल बी सेंड, ठीक है, थ्रू विच सेंड किया जाएगा। मैसेज जो है हमारा इस चैनल के थ्रू सेंड किया जाएगा, ये हमें पता है। तो हम इस तरह का चैनल सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा सिचुएशन है कि मुझे यहाँ कॉलेज के हर एक स्टूडेंट तक एक मैसेज पहुंचाना है, तो कॉलेज के हर एक बैच में एक ग्रुप बनाया गया है, तो मैं हर एक बैच में ये ग्रुप भेजूंगी, या फिर कोई ऐसा ग्रुप जिसमें हर एक स्टूडेंट प्रेजेंट है कॉलेज का, उस ग्रुप में मैं ये मैसेज भेजूंगी ताकि हर एक स्टूडेंट जो है वो मेरा रिसीवर हो सके, तो उन सभी को ये बात जो है अच्छे से वो लोग रिसीव कर पाए। तो यहाँ तक ये 3 स्टेप जो है, ये 3 स्टेप आपके सेंडर के लिए होते हैं। इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेंडर की है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो है दैट इज फॉर योर रिसीवर। यहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? सेंडर की थी। अब इसके आगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी दैट इज योर रिसीवर। क्या करना है रिसीवर को? रिसीवर को यहाँ पर मैसेज रिसीव करना है। सबसे पहला स्टेप यही है उसके लिए कि जो रिसीवर है, रिसीवर विल रिसीव द मैसेज। पहला स्टेप हमारा रिसीवर के लिए है कि उसे यहाँ पर जो मैसेज भेजा गया है उसको रिसीव करना है, ठीक है। तो उसने रिसीव कर लिया, ये काम उसने पूरा कर लिया, ठीक है, एक काम उसका पूरा हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा जो मैसेज मैंने इनकोड किया है उस मैसेज को उसे डिकोड करना होगा, यानी कि मेरा जो मैसेज आपके पास पहुंचा उसे आपको डिकोड करना होगा, यानी कि इंटरप्रेट करना होगा, यानी कि समझना होगा कि वो मैसेज क्यों आपके पास आया है और उस मैसेज से आपको क्या करना है। उस मैसेज को पाकर आपने जो मैसेज रिसीव कर लिया है उससे आपको क्या करना है। हो सकता है कि मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि कब से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, हो सकता है मैंने MRQ का इंस्ट्रक्शन दिया है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपको मिल तो गई है, लेकिन इसके बाद आपको डिकोडिंग भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप डिकोड नहीं करेंगे तो मैसेज में क्या लिखा है ये आप नहीं समझ पाएंगे। तो हमें मैसेज जो मिला है एज अ रिसीवर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम मैसेज को डिकोड करें। डिकोड करने का मतलब कि उसे सिर्फ वर्ड्स नहीं, ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल सारे तरीके के कम्युनिकेशन जितना भी वहां पर बात बताया जा रहा है, सिर्फ बोलकर या सिर्फ लिख कर नहीं, हर एक एक्शंस को आपको इवैल्यूएट करना है और उससे जो कंक्लूजन निकलता है वो आपका
करेक्ट मैसेज होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपकी क्लास ले रही हूँ तो मेरा कैमरा भी यहाँ पर ऑन है, आप लोग सब मुझे देख पा रहे हैं, आप लोग सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं, जो चीजें मैं लिख रही हूँ वो सारी चीजें आपको विजिबल हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं सभी मिला के मेरा मैसेज बन रही है, और आपको सिर्फ ना सिर्फ मेरी जो बात है वो सुननी है, बल्कि जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसे रीड भी करना है और उन सभी चीजों को समझना है। ये प्रोसीजर जो है दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। एज अ रिसीवर इट इज योर जॉब टू डू द डिकोडिंग। एंड फाइनली जब आप डिकोड कर लेते हैं, जब आप मैसेज समझ लेते हैं, लास्ट स्टेप जो आपका होगा दैट इज सेंडिंग द फीडबैक टू योर sender, sending the feedback to the sender, यानी कि सेंडर को हमें फीडबैक भेजना है। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो कि एक पर्सन रिसीविंग एंड पे ही जनरेट कर सकता है, और इसका एक ही काम होता है, क्या करना? एक मैसेज भेजना सेंडर को कि मैंने तुम्हारी बात समझ ली। ठीक है, फीडबैक का एक लौता पर्पस यही है कि आप सेंडर को ये बता रहे हैं कि मैंने तुम्हारी बात जो तुमने मुझे बोली वो मैं समझ गया। ठीक है, तो ये जो साइक्लिक प्रोसीजर है, यहाँ देखिए आपने सेंडर से शुरू किया था, सेंडर ने मैसेज इनकोड किया, जो आइडिया उसके पास था उसको उसने इनकोड किया, फिर चैनल खोजा और फिर मैसेज सेंड कर दिया, और फिर उसके बाद रिसीवर ने यहाँ पर मैसेज लिया, उसको डिकोड किया, फिर उसका सेंडर जो है, उसका जो फीडबैक है वो उसने सेंडर को वापस भेज दिया। यानी कि जहां से आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वहीं जाके एंड हो गया। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ साइक्लिक प्रोसीजर। यही रीजन है कि आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है उसे साइक्लिक प्रोसेस कहा जाता है या साइक्लिक प्रोसीजर कहा जाता है। ठीक है, नाउ एनी डाउट टिल नाउ, अभी तक जो समझाया? हेलो मैम। यस बच्चे बोलिए। मैम मेरा थोड़ा सा लेट से ज्वाइनिंग हुआ है, नेटवर्क सही नहीं था, क्या बताएं, फिर से बता दें प्लीज। यस, मैम यहाँ पर कम्युनिकेशन का मैं डेफिनेशन बताई हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये जो प्रोसीजर है ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, ये दोनों जो है ये कम्युनिकेशन के डेफिनेशन है। ये एक चीज है, कम्युनिकेशन इज अ साइक्लिक प्रोसेस, मतलब कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जो जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे एंड होता है, इसीलिए इसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन है कम्युनिकेशन और ये प्रोसीजर है। सेंडर जो है उसके पास मैसेज रहता है, वो उसे इनकोड करता है, यानी कि एक ऐसे लैंग्वेज में डालेगा जो रिसीवर को समझ में आए, फिर एक चैनल खोजेगा जिसके थ्रू वो मैसेज सेंड कर सके, फिर वो मैसेज सेंड कर देगा, फिर रिसीवर रिसीव करेगा और उसको डिकोड करेगा। डिकोड यानी कि जो इनकोडिंग की गई है, यानी कि वहां पर जो मैसेज जिस लैंग्वेज में बढ़ाया गया है, जो बताया गया है, उस लैंग्वेज को वो अलग अलग डिसइंटीग्रेट करके उसको समझेगा। ठीक है, ना सिर्फ वर्बल, इन नॉन वर्बल जिस भी तरीके का यहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है, हर एक एस्पेक्ट से, हर एक तरीके से उसे देखेगा और उसके बाद इन डिकोड करके उसे समझेगा कि ये मैसेज क्यों भेजा गया है और इस मैसेज में क्या लिखा गया है। ये दोनों चीजें समझने के बाद वो एक फीडबैक भेजेगा। फीडबैक वर्बल नॉन वर्बल दोनों हो सकता है, जो कि सेंडर के पास वापस जाता है रिसीविंग एंड से, ये बताने के लिए कि सेंडर को ये बताने के लिए कि रिसीवर ने उसका मैसेज जो है समझ लिया। ठीक है, यस। मैम इनकोडिंग को फिर से एक बार डिफाइन कर दीजिएगा। इनकोडिंग को डिफाइन कर दें। इनकोडिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप एक ऐसे लैंग्वेज को या एक ऐसे मीडियम को खोजते हैं जिसके थ्रू, जिसका हेल्प लेकर आप मैसेज को इस फॉर्मेट में डाल सकते हैं जिससे आपका रिसीवर जो है वो समझ जाए आपके मैसेज। ठीक है, जैसे इफ आई एम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज बिकॉज आई नो कि आप इतना समझ लोगे। इफ आई एम यूजिंग हिंदी लैंग्वेज दैट इज बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग ये समझ जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश हिंदी के अलावा और कोई भाषा बोलूं जो आपको नहीं समझ में आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर साइन लैंग्वेज यूज करूँ जो कि आपको नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर फ्रेंच बोलूं, अगर मैं यहाँ पर पोर्टुगीज लैंग्वेज का यूज करूं, कोई भी स्पेनिश लैंग्वेज का यूज करूं, ये सारी लैंग्वेजेस जो होती हैं ये बहुत बच्चों को नहीं पता। अगर किसी ने सीखा है तो वो शायद समझ भी जाए, लेकिन
जिनको नहीं पता है तो मैं ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करूंगी जिसके थ्रू मुझे लगे कि मेरा जो रिसीवर है वो नहीं समझ पा रहा है। तो इनकोडिंग वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू मैं मैसेज को एक फॉर्मेट में डालती हूँ जिस फॉर्मेट में मेरा रिसीवर मुझे पता है कि समझ जाएगा। ठीक है? यस मैम। ऑलराइट, एनीबॉडी एल्स? और किसी को कोई डाउट? चलिए, तो हमारे जो कम्युनिकेशन प्रोसीजर है इसका बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग सब कोई। ठीक है, जो जो चीज यहाँ स्क्रीन पे लिखी है इसको जूम करके आप लोग स्क्रीनशॉट सब ले लें ताकि आपके पास ये रहे। ठीक है? यस मैम। ठीक है सर। एनी डाउट? डन मैम, नो डाउट। ऑलराइट, देन नेक्स्ट थिंग आपका है कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स यानी कि क्या क्या कंपाउंड्स इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को बनाते हैं। तो पहला कंपाउंड है हमारा सेंडर। ठीक है, पहला कंपाउंड है हमारा सेंडर। तो सेंडर क्या करता है, यहाँ पर सेंडर हमें सेंडर का अगर आपको डेफिनेशन लिखवाना है तो सेंडर का डेफिनेशन में आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, बहुत अलग अलग तरह का डेफिनेशन होता है। सेंडर को हम इनकोडर भी बोलते हैं। ठीक है, जो इनकोड करता है। ठीक है, सेंडर को हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट सेंडर इज द पर्सन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन। ये बेसिक डेफिनेशन है सेंडर की। और एक डेफिनेशन क्या है, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन और हु सेंड्स द मैसेज, who sends the message, या फिर the person who has an idea and thinks to communicate it to another person। ये तीनों ही डेफिनेशन आप सेंडर के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर आपसे पूछे कि सेंडर और इनकोडर का डिफरेंस बताइए तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। सेंडर को ही हम इनकोडर कहते हैं क्योंकि इनकोड करना मैसेज का प्रोसीजर है ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में, और इनकोड करता कौन है, सेंडर करता है। तो सेंडर और इनकोडर जो है दोनों सेम चीज है। और इसका डेफिनेशन क्या है कि सेंडर इज द पर्सन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन, सेंडर इज द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज, एंड सेंडर इज द पर्सन who has an idea or has an information that he or she wants to communicate to someone else। ठीक है, तो ये आपका पहला एस्पेक्ट हो गया, दैट इज योर सेंडर। दूसरा होता है आपका मैसेज, यानी जो एक्चुअल मैसेज आपने भेजा। ठीक है, जो आइडिया आपने फॉर्म किया, जिस आइडिया को आपने यहाँ पर रिसीवर को भेजा। तो मैसेज के डेफिनेशन में द आइडिया और इंफॉर्मेशन दैट इज सेंड और दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, मैसेज is the idea or information that is transferred from sender to receiver। ठीक है, now third thing हमारा है चैनल। चैनल और मीडियम में कंफ्यूज मत करिएगा, मीडियम अलग चीज होती है, चैनल अलग चीज होता है। ठीक है, मीडियम क्या होता है, मीडियम आपका तरीका होता है जिसके थ्रू आप इनकोड करते हैं मैसेज को। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज हो गया, या साइन लैंग्वेज हो गया, या जेस्चर्स हो गए, या फिर आई कांटेक्ट हो गया। ये सारे तरीके जो हैं जिसको यूज करके आप कम्युनिकेट करते हैं, इन्हें मीडियम कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बुक्स आपकी मीडियम हो गई, या वर्ड्स आपकी मीडियम होंगे, लैंग्वेज आपकी मीडियम हो गई। लेकिन चैनल वो जरिया है जिसके थ्रू आप मैसेज सेंड करते हैं। ठीक है, जो लैंग्वेज है वो आपकी मीडियम है, जो बुक है वो आपका चैनल है, जो लैंग्वेज है वो मेरी मीडियम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो अभी हम कर रहे हैं ये हमारा चैनल है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में आपका जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं वो आपका मीडियम है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन आपका चैनल है, आप मिलकर वहां सामने आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, दैट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन, एंड दिस इज द चैनल इटसेल्फ, वो अपने में ही चैनल है। ठीक है, if you go ahead and say that telecommunication आपने सुना होगा। टेलीकम्युनिकेशन में टेली क्या मतलब क्या होता है, टेली का मतलब टेक्नोलॉजी होता है। जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके आप कम्युनिकेट करते हैं, जब रिमोट लोकेशन पे आप किसी भी जगह, अलग जगह जहाँ फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है,
और आप किसी टेक्नोलॉजी को यूज करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन में अलग अलग मीडियम हो सकते हैं, आपका फोन कॉल हो सकता है, आपके मैसेजेस हो सकते हैं, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है, ये सारी चीजें जो है आपके मीडियम्स हैं, चैनल्स हैं, सॉरी, ठीक है, ये सारी चीजें चैनल्स हैं। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो आपका चैनल है, आपका ये जो जूम ऐप है ये चैनल है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज हाउ मेनी हैव वी डन? 3 ना? यस, नेक्स्ट इज योर रिसीवर। रिसीवर क्या करता है? रिसीवर को हम डिकोडर भी कहते हैं क्योंकि ये डिकोड करता है। तो यहाँ पर रिसीवर जो है इसको डिकोडर भी कहेंगे। इसका डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे तो इसके डेफिनेशन में भी 2-3 डेफिनेशन आता है, जैसे सेंडर के डेफिनेशन में था। तो रिसीवर को यहाँ पर डिकोडर भी कहा जाता है। इसके डेफिनेशन में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। रिसीवर, सेकेंड डेफिनेशन हो जाएगा, रिसीवर इज द पर्सन हु इंटरप्रेट्स द मैसेज। ठीक है, इंटरप्रेट मतलब कि वो मैसेज को समझना चाहता है। लेट मी राइट दिस, इंटरप्रेट्स द मैसेज। ठीक है, सेंडर, रिसीवर जो है चैट बॉक्स, इंटरप्रेट का मतलब ट्रांसलेट मैम, सॉरी, इंटरप्रेट का मीनिंग ट्रांसलेट होता है ना? हाँ, इंटरप्रेट का मतलब कि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए, उसको इवैल्यूएट कर पाए कि वो क्या लिखा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि मैंने साइन लैंग्वेज के थ्रू या कोडिंग के थ्रू आपको कम्युनिकेट करना चाह, तो उसको आप इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि उसको तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मैंने लिखा है आपके लिए। ठीक है, तो रिसीवर क्या करता है? रिसीवर इंटरप्रेट करता है मैसेज को, रिसीवर रिसीव करता है मैसेज को। और तीसरा डेफिनेशन हो जाएगा, रिसीवर इज द person who receives the message, understand the message and then sends the appropriate feedback। ठीक है, ये आपका फुल डेफिनेशन हो गया रिसीवर का, that receiver is the person, don't worry, I'm writing it down here, receiver is the person who receives the message। ठीक है, क्या करता है? सबसे पहले रिसीव करता है and understands it यहाँ मैसेज को बोला गया है, understands it and sends appropriate या proper feedback to the sender। ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गया आपका रिसीवर का। इसके अलावा आप शॉर्ट डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हो, रिसीवर इज द इंटरप्रेटर ऑफ, और रिसीवर इज द पर्सन हु इंटरप्रेट्स द मैसेज, रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। ये एमसीक्यूज में कई बार आते हैं, आपको क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया कि रिसीवर कौन है, तो उसमें इतना बड़ा तो ऑप्शन में लिखेगा नहीं कि रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स एंड अंडरस्टैंड्स एंड सेंड्स द एप्रोप्रिएट फीडबैक। शॉर्ट में लिखेगा, क्या लिखेगा? रिसीवर इज द पर्सन who interprets the message। ठीक है, या फिर आपका ऑप्शन में रहेगा रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। ये शॉर्ट आंसर वाले रहते हैं। ठीक है, तो रिसीवर हो गया। एंड द लास्ट थिंग इज योर फीडबैक। फीडबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन योर कम्युनिकेशन। फीडबैक बताता है कि सेंडर ने जो इतना बड़ा प्रोसीजर किया कि पहले इनकोड किया, फिर उस इंफॉर्मेशन को चैनल सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद सेंड किया, ये पूरा प्रोसीजर, फिर उसके बाद रिसीवर ने रिसीव किया, फिर अंडरस्टैंड किया, ये पूरा प्रोसीजर जो है ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, ये सही फीडबैक के थ्रू रिसीवर बताता है सेंडर को। ठीक है, अगर सही फीडबैक नहीं आया, दैट मीन्स कि आपके सेंडर ने मैसेज में कुछ गलती की है, या फिर चैनल में किसी गड़बड़ी के कारण, नॉइज के कारण या बैरियर के कारण आपका कम्युनिकेशन में इंटरप्शन हो गया है, कम्युनिकेशन खराब हो गया है। सही मैसेज रिसीवर के पास या तो पहुंचा नहीं है या फिर उसने सही से इंटरप्रेट नहीं किया है। ठीक है, अगर फीडबैक सही आ गया, दैट मीन सब कुछ सही हो गया, रिसीवर को मैसेज सही से मिल गया और रिसीवर ने सही से समझ लिया। ठीक है, सो फीडबैक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन योर कम्युनिकेशन प्रोसेस।
फीडबैक को अगर डेफिनेशन लिख लेंगे तो फीडबैक इज द मैसेज और रिप्लाई फ्रॉम द रिसीवर साइड टू द सेंडर साइड टू शो दैट दे हैव अंडरस्टूड द मैसेज प्रॉपरली। ठीक है, फीडबैक जो है वो एक रिप्लाई है आपके रिसीवर साइड से जो सेंडर साइड को जाता है, ये बताने के लिए कि उन्होंने मैसेज सही से समझ लिया है। ठीक है, ऑल राइट, सो दीज वर द 5 एस्पेक्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। कई बार 6 एस्पेक्ट लिखे जाते हैं जिसमें मीडियम भी आता है, तो मीडियम मैंने आपको समझा ही दिया है, अगर आप चाहे तो फिर से लिख सकते हैं। मीडियम इज द you can say the ways in which you are communicating or the methods which you use to communicate। ठीक है, या जो सोर्स आप यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन का, लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, सोर्स यूज कर रहे हैं, जिसको भी लिखना चाहो, that is what medium is, and channel is the things that you use for the communication purpose, for sending the messages purpose। उसके लिए जो चीज आप यूज करते हैं वो आपका चैनल है। ठीक है, ऑल राइट, इज देयर एनी डाउट? अभी तक जो डेफिनेशन लिखवाया, जो समझाया, ये जो 5 एस्पेक्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैनल कम्युनिकेशन प्रोसेस में। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप... हाँ बच्चे बोलिए। हेलो हाँ मैं सुन रही हूँ। मैम, चैनल और मीडियम को थोड़ा एक बार और डिफाइन कीजिएगा। यस, चैनल और मीडियम में डिफरेंस ये है कि जब आप मीडियम सिलेक्ट करते हैं, दैट मीन्स आप ये तरीका सोच रहे हैं कि मैसेज को इनकोड किस में किया जाए। ठीक है, अगर आप इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज चूज कर रहे हैं, या साइन लैंग्वेज चूज कर रहे हैं, या फिर इमोजी चूज कर रहे हैं, इमोटिकॉन्स इज योर न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो वो सारी चीजें जो हैं वो आपकी मीडियम है। ठीक है, आप यहाँ पर मैसेज में जो टेक्स्ट भेजते हैं, तो जो एक्चुअल टेक्स्ट गया वो आपका किस लैंग्वेज में है, किस तरह का टेक्स्ट है, वो आपका मीडियम है। लेकिन आपने व्हाट्सएप यूज किया या मेन मैसेज यूज किया, वो आपका चैनल है। ठीक है, ओके मैम, ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? चलिए, तो ये पोर्शन कंप्लीट अगर आपका हो गया है, देन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट आपका है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप कितना तरह का टाइप होता है, यू कैन क्लासिफाई, किस तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। और बहुत ही ब्रॉड सेंस में हम यहाँ पर कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं कम्युनिकेशन का, तो बहुत ही ब्रॉड सेंस में अगर हम करें, ठीक है, हल्के में नहीं, बहुत ही ब्रॉड सेंस में अगर हम करें, तो 2 टाइप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कितने टाइप में डिवाइड करेंगे? 2 टाइप में। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, पहला हो जाएगा हमारा, यस, फर्स्ट विल बी, पहला अगर हम खोजे तो पहला हो जाएगा हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, फर्स्ट वन वुड बी वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, पहला हमारा हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप कम्युनिकेशन के लिए वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज यूज करते हैं। तो ये सभी चीजें जो हो गई, ये इंक्लूड करती हैं आपका क्या, ये इंक्लूड करती हैं आपका वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, और सेकेंड टाइप जो होता है, दैट इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और बेसिकली ये कम्युनिकेशन टाइप जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन द मीडियम दैट यू यूज। क्योंकि आपने यहाँ पर वर्बल में वर्ड्स यूज किए, नॉन वर्बल में वर्ड्स नहीं यूज किए, तो ये बेसिकली आपको बता रहा है कि यहाँ पर आप कौन सा मीडियम यूज करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो उस पे बेसिस, यानी कि मीडियम के बेस्ड आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो 2 तरह में क्लासिफाई होता है, दैट इज योर वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल यानी कि आप यहाँ पर वर्ड्स यूज कर रहे हो, यानी कि आप बोल रहे हो किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है, आप बोल रहे हो या आप लिख रहे हो, तो उसे हम वर्बल में गिनते हैं। यानी कि वर्बल को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, दैट मीन्स फर्स्ट वन वुड बी योर ओरल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड वन वुड बी योर रिटन कम्युनिकेशन। ये आपका ओरल कम्युनिकेशन हो गया।
यानी कि जो चीजें आप बोल के समझाते हैं किसी को या बोल के बताते हैं, और सेकेंड वन हमारा हो गया रिटन कम्युनिकेशन, जो किताबें लिखकर या टेक्स्ट मैसेज भेजकर जो भी आप कम्युनिकेट करते हैं रिटन फॉर्म में। ठीक है, तो ये दो तरह का क्लासिफिकेशन जो है आपका हो गया वर्बल कम्युनिकेशन का। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, दैट इज योर ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर ओरल और रिटन में मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं है, बट द थिंग इज कि यहाँ पर नॉन वर्बल में हम ऐसा नहीं लिख सकते कि जहां पर वर्ड्स नहीं यूज हो सकते। ठीक है, क्योंकि वर्ड्स यूज होते हैं, लेकिन आप वर्ड्स से ज्यादा उन वर्ड्स को किस तरह बोला गया है, यानी कि पिच आपका किस टोन में बोला गया है, ठीक है, कितने मतलब जोर से बोला गया है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वॉइस में बोला गया है या वीक वॉइस में बोला गया है, कॉन्फिडेंट वॉइस में बोला गया है, ये सारे भी आपके वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। ठीक है, तो आपका वेरिएशन जो होता है, that are different things, variation in the voices is also one of the type of non-verbal communication। ठीक है, तो पहला टाइप हम यहाँ पर लेते हैं, that is your eye contact। ठीक है, पहला टाइप हमारा जो है नॉन वर्बल का, that is your eye contact। आई कांटेक्ट जो होता है ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है when you are communicating with your audience, especially face to face। ठीक है, फेस टू फेस या ओरल कम्युनिकेशन आप किसी भी मीडियम से कर रहे हैं, तो ये चीज आपके लिए आई कांटेक्ट बहुत ही जरूरी होती है। आपने ये देखा होगा क्लास में, जब आप क्लासेस अटेंड करते हैं ऑफलाइन, तो आप जब क्लास में बैठे रहते हैं, टीचर समझा रहा है, तो आप वहां पर देखा होगा कि जो बच्चे ध्यान से सुन रहे होते हैं वो टीचर को ही देखते हैं। तो वो टीचर को क्यों देखते हैं? क्योंकि ये एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो कि आपके टीचर को बता रहा है कि आप उनकी बातें अच्छे से सुन रहे हैं। ठीक है, आपका ध्यान उनकी बातों पर है, आपका ध्यान कहीं उधर उधर नहीं है, और आपकी बातें आप उनकी बातें समझ रहे हैं। अगर नहीं समझेंगे तो आप वहां पर पूछेंगे हाथ रेज करके। हैंड रेज करना भी आपका एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, दैट कम्स अंडर जेस्चर्स। ठीक है, जेस्चर्स में आपका आता है हाथ रेज करना या हाथ इस तरह हिला के हाय बाय करना। ठीक है, तो ये सारे जेस्चर्स, यानी कि आप अपने जैसे सर हिलाना, इफ आई एम स्पीकिंग टू यू, अगर आप कुछ समझ रहे हैं तो इस तरह आप यहाँ पर सर हिलाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, यानी कि ऑल द मूवमेंट्स दैट यू डू विद एनी ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ठीक है, आप सर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, ये सारे जो होते हैं, ये जेस्चर्स जो होते हैं, ये जेस्चर्स जो होते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं फाइंड करने के लिए, ठीक है, कि क्या चीजें यहाँ पर आप बोलना चाह रहे हैं बिना वर्ड्स के। ठीक है, बिना वर्ड्स के आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें बोल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए कि सड़क के किनारे खड़े हैं और आपको सड़क क्रॉस करके जाना है, ठीक है, रोड क्रॉस करके जाना है, तो आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, ये बिना सोचे समझे आपका हाथ अपने आप उठ जाता है आने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए। यानी कि आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो बेसिकली आप बिना सोचे समझे करते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर दिमाग पर ये जोर डाल ही रहे हो कि हमें आंख में एकदम देखना है मैम के, तभी मैम समझेंगे कि हम सोच रहे हैं या हम यहाँ पर समझ रहे हैं जो बात मैम बोल रही हैं। ठीक है, ये आप जानबूझ के नहीं करते, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप अपने आप करते हैं। ठीक है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें, ये हैबिट्स आपकी बैठ गई हैं, और इसी हैबिट्स की वजह से आपका जो भी मूवमेंट होता है, ठीक है, जैसे टीचर्स आपको समझाते हैं कई बार तो उनका हाथ हिलता है, तो ये जेस्चर जो होता है ये सोच के नहीं करते वो लोग, उन लोग के माइंड में ये चीज बैठी हुई है, उन लोग की ये हैबिट है कि जब वो बात करते हैं या समझाते हैं तो वो इसी तरह बोलेंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज को हम जेस्चर्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है? बॉडी लैंग्वेज में हालांकि आपका जेस्चर्स भी आता है, आई कांटेक्ट भी आता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज इन सब से अलग क्यों है? बॉडी लैंग्वेज जो है आपका, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? उसमें आपकी इंक्लूड होती हैं आपके बॉडी का पोस्चर। ठीक है, आपके बॉडी का पोस्चर क्या है? आपके पोस्चर अगर हम यहाँ पर लिख दें, ठीक है,
ठीक है। ये बॉडी पोस्चर जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि आप किस तरह वहां पर चल रहे हैं, किस तरह बैठे हुए हैं, किस तरह आप उनकी बात किस तरह सामने खड़े होकर, अगर आप स्पीकर हैं, एज अ स्पीकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप यहाँ पर जो भी चीजें बता रहे हैं अपने ऑडियंस को, तो आपका बॉडी पोस्चर उस तरह होना कि वो समझ जाए, ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आपका बॉडी पोस्चर जो है यहाँ पर वो इस तरह झुका हुआ है, आपका शोल्डर जो है इस तरह झुका हुआ है, तो ये पोजीशन जो होती है ये डिफेंसिव पोजीशन होती है, यानी कि आप कुछ छुपा रहे हैं या फिर आप अपनी ऑडियंस से डर रहे हैं। आपका जो फियर होता है, आपका जो यहाँ पर नर्वसनेस होती है, वो साफ आपकी ऑडियंस पकड़ लेगी इस तरह के आपका जो बॉडी पोस्चर होगा उससे। ठीक है। अगर आप बैठे हुए हैं तो या खड़े हैं तो आपका पोस्चर जो है वो पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, या कि यानी आपका जो सर है वो इस तरफ या आगे की तरफ नहीं झुका होना चाहिए, आपका जो शोल्डर है वो पीछे की तरफ या आगे की तरफ नहीं झुका होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट यू हैव कंट्रोल और यू हैव कॉन्फिडेंस इन व्हाटएवर थिंग्स यू आर डूइंग। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो होती हैं ये बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है। आपका जैसे मैंने कहा नेक्स्ट थिंग जो आपको मैंने बताया, जैसे आपका वॉइस टोन वेरिएशन। ठीक है। वॉइस का जो वेरिएशन होता है, यस, वॉइस का जो आपका वेरिएशन होता है, व्हाई इज इट, हाँ, वॉइस वेरिएशन जो होता है आपका, वॉइस का टोन, आपका वॉइस में क्या क्या आता है, वॉइस का टोन आता है, पिच आता है, ठीक है, स्पीड आता है, कितनी तेज से आप बोल रहे हैं, कितनी धीरे से आप बोल रहे हैं। ठीक है। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मेरे क्लासेस में भी कई बार ऐसा होता है कि मैं बोलते बोलते बहुत स्पीड में बोलने लगती हूँ, तो मेरे लिए वो उतना परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे रिसीवर्स के लिए ये खराब चीज है कि अगर मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोल रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक दो बार कहीं पर मिस कर जाएंगे, या फिर कई बार नेटवर्क इश्यूज के कारण मेरी वॉइस कट जाती है। तो ये सारी चीजें जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही है। ठीक है। ये सारी चीजें आपको कुछ ना कुछ बताती हैं कि आपका जो सेंडर है, आपका जो यहाँ पर स्पीकर है, वो क्या सारी चीजें किस इंटेंशन से बोल रहा है। ठीक है। सो वी विल डिस्कस दिस फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी हमारा टाइम हो गया है। तो आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड मार्क योर अटेंडेंस हियर। मैम पिच मींस? पिच का मतलब कि जैसे हाई पिच लो पिच होता है, जैसे हाई पिच का मतलब जैसे बहुत पतली सी आवाज जो निकलती है, ठीक है, उसको हाई पिच बोलते हैं। जो बहुत जिसका पिच लो होता है, इसका मतलब कि वहां पर जो आवाज आपकी निकल रही है वो थोड़ी भारी निकल रही है। ठीक है। लड़कों का जो होता है वो पिच जो होता है वो कम इसीलिए होता है क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी भारी होती है। लड़कियों की आवाज या मेरी आवाज आप देख लीजिए पतली सी निकलती है, तो वो हाई पिच है। ठीक है। यस। ओरल एंड आई कांटेक्ट। ओरल मतलब आप बोल रहे हैं, ठीक है, जब आप बोल के कम्युनिकेट करते हैं तो आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आई कांटेक्ट मतलब आप देख रहे हैं जो चीजें, या अपनी आंखों से कई बार देखा होगा कि एक्सप्रेशन दिखाते हैं, जैसे मम्मी कभी कभार डांटने के लिए आपको आंख दिखाने लगती है, तो वो आई कांटेक्ट होता है, जो नॉन वर्बली बिना बोले वो आपको बताती हैं कि वो आपसे गुस्सा है, आपको वो काम नहीं करना है। ठीक है। ऑल राइट। सो एनी फर्दर डाउट, इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। नेक्स्ट क्लास इसके फर्दर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ठीक है। ऑल राइट। यस मैम। ऑल राइट, आई हैव टेकन द अटेंडेंस एंड लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके। यस मैम।